हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक्स में एक्चुअली में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, वो सिस्टम एनालिस्ट या व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एनालिस्ट रीड कर लिया था कि एक सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो रिसर्च करे, प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस रखे और जितने भी एसडीएलसी में फेसेस होते हैं उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करे, इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करे। अब देखते हैं उसके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। वो सिस्टम एनालिस्ट तो है, लेकिन वो सिस्टम एनालिस्ट कब बनेगा, जब उसके अंदर ये स्किल्स होंगी, ये एबिलिटीज या क्वालिटीज होंगी। तो फर्स्ट स्किल कौन सी आती है सिस्टम एनालिस्ट में? टेक्निकल स्किल। ऑब्वियस है, टेक्निकल स्किल तो एक एनालिस्ट में होनी चाहिए, तभी तो वो एनालाइज करेगा कि इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, या कौन सी चीज़ में अभी इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ इस पर्टिकुलर फेज को और ज़्यादा चाहिए, तभी तो वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा, एनालाइज करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, रिसर्च करेगा। वो कब कर सकता है ये? जब उसको टेक्निकल नॉलेज हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर जितना भी बन रहा है मोस्टली उसमें टेक्निकल नॉलेज ही होती है। अब डिज़ाइन है, डिज़ाइन में मान लिया मैंने कि उसको कोडिंग की नीड नहीं है, उसको कोडिंग की नीड नहीं है, लेकिन उसको डिज़ाइन करने के लिए एक लॉजिकल माइंडसेट तो होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी तो होनी चाहिए। चाहे उसको लैंग्वेज ना आए, लेकिन टेक्निकल नॉलेज तो है, तभी तो वो लॉजिकल डिज़ाइन करके दे रहा है कि ये लॉजिक लगेगा। हो सकता है उसको लॉजिक अच्छा हो, इसलिए वो लॉजिकल डिज़ाइनिंग फेज में हो, उसकी जॉब वहाँ हो, और हो सकता है किसी की कोडिंग अच्छी है तो वो इम्प्लीमेंटेशन में है, ऐसे हो सकते हैं ना। तो यही कह रहा है कि टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए एक सिस्टम एनालिस्ट में। कैसी होगी वो? एनालिस्ट मस्ट हैव द टेक्निकल स्किल्स, अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशंस existing technical environment, the new system technology foundation and the way in which both can be fit into an integration technology solutions। वो क्या कह रहा है कि जो एनालिस्ट होता है मस्ट हैव द टेक्निकल स्किल, उसको टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट, कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो है, जिससे भी रिलेटेड वो काम कर रहा है, उससे रिलेटेड उसको नॉलेज हो, उसको पता लगे कि हाँ कौन सी फील्ड में क्या काम चल रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रही हैं, तभी तो वो इंटरेक्ट कर पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा अलग अलग ग्रुप से। The new system technology foundation and the way in which the both can be fit into an integration technical solution। अगर उसे पता होगा कि प्रीवियस टेक्निकल स्किल्स क्या थी, कैसे काम होता था पहले, और उसके आने के बाद कौन सी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं और कैसे काम हो रहा है। अगर हमें ओल्ड पता होगा तभी तो हम न्यू पे जंप कर सकते हैं। तो उसने वही कहा है कि दोनों में उसको फिट होना आना चाहिए, नए वाले पे भी और पुराने वाले पे भी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नए पे काम करे, क्योंकि जब उसने एंटर किया तब सारा नया टेक्नोलॉजी चल रहा था, लेकिन जब उसके एंटर होने से पहले, उस जॉब में उसके एंटर होने से पहले भी तो कोई स्किल चल रही होगी, कोई टेक्नोलॉजी होगी, तो वो उसके साथ भी फ्रेंडली होना चाहिए। सेकंड स्किल कौन सी आती है? बिजनेस स्किल। अब बिजनेस स्किल में क्या होता है? बिजनेस स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड टू द बिजनेस सोल्यूशन टू एंश्योर दैट द IT डिलीवर्स रियल बिजनेस वैल्यूज। वो क्या कह रहा है कि बिजनेस स्किल कैसे हो सकती है? एक टेक्निकल नॉलेज में, एक टेक्निकल पर्सन में जो क्या है, सिस्टम एनालिस्ट है, अब उसमें टेक्निकल स्किल्स तो है, देख लिया हमने टेक्निकल स्किल है। अब उस टेक्निकल स्किल के साथ साथ उसमें बिजनेस स्किल्स भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बिजनेस स्किल्स? हो सकता है उसको टेक्निकल से रिलेटेड के साथ साथ बिजनेस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़े। अभी वो सिस्टम एनालिस्ट है, हो सकता है उसको बाद में किसी भी टीम का मैनेजर बना दिया जाए, टेक्निकल के साथ साथ वो बिजनेस को भी मैनेज करे। ऐसा हो सकता है ना कि आपकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है, प्रमोशन मिल रही है आपको, तो उस पोजीशन पर जाने के लिए आप क्या करोगे? बिजनेस को भी संभालोगे साथ साथ, और टेक्निकल जितना भी आपका वर्क है उसे भी आप मैनेज करोगे। बिजनेस स्किल जो है वो रिक्वायर्ड होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करें किसी सिचुएशन में। अगर कोई सिचुएशन है, अप्लाइड ऑन द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशंस में तो अप्लाई होता है सॉल्यूशन, टू एंश्योर दैट द IT डिलीवर द रियल बिजनेस वैल्यू, कि रियल में उस कंपनी का, उस बिजनेस का काम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो उसको समझ में आए। फिर जो नेक्स्ट स्किल आती है वो आती है एनालिटिक्स स्किल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सिस्टम एनालिस्ट के लिए। उसके नाम में देखो, उसकी पोजीशन का नाम क्या है? सिस्टम एनालिस्ट। अब सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या होगा? एनालाइज करना, और एनालाइज करने की स्किल को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिक्स स्किल्स। तो ये स्किल्स तो होनी ही चाहिए, मस्ट है, ऊपर से इंपॉर्टेंट भी है कि इसके अंदर ये होनी चाहिए। क्या होती है एनालिस्ट स्किल्स? एनालिस्ट आर कंटिन्यूअस प्रॉब्लम सॉल्वर एट द बोथ प्रोजेक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड दैट पुट ऑल दिस एनालिटिक स्किल्स टू द टेस्ट रेगुलरली। अब देखो वो क्या कह रहा है कि एनालिस्ट जो होता है उसका काम क्या होता है?
एनालिस्ट का काम होता है कि वो लगातार प्रॉब्लम्स को सोल्व करता रहे, उसका माइंड जो माइंड सेट है वो लॉजिकल हो। लॉजिकल का मीन्स उसको ये पता हो कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है ना तो ये सॉल्यूशन मैं यूज़ कर सकता हूँ। और वो सॉल्यूशन कब यूज़ करेगा, जब उसने पहले कभी उस सॉल्यूशन को यूज़ कर रखा होगा। ऐसे ही होगा ना। अब हमें सपोज करो कोई पीडीएफ बनाना है, ठीक। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हमारे फ़ोन में मोबाइल में एक ऐप है, हम उसमें जाएंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे और पीडीएफ जो है क्रिएट हो जाएगा। अब आपको कैसे पता कि आप इस ऐप पे जाओगे तो पिक्चर क्रिएट हो जाएगा? कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि आपको एक टाइम पे नहीं पता, आपने पीडीएफ बनाना है लेकिन आपको नहीं पता कि आप इस वेबसाइट का यूज़ करोगे या इस ऐप का यूज़ करोगे तो पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। कभी ना कभी तो आपको एक्सपीरियंस मिला होगा ना, और आपने इसको सर्च किया कि आपको ये ऐप चाहिए जिससे आपका पीडीएफ क्रिएट होगा। तो वो क्या किया आपने, सर्चिंग की, उसको सोल्व करने की कोशिश की। प्रॉब्लम क्या थी कि आपको पीडीएफ बनाना है, उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशंस निकाला, ऑल्टरनेट्स देखे कि अब पीडीएफ बनाने के लिए कोई एक वेबसाइट या कोई एक ऐप तो है नहीं, लाखों करोड़ों ऐप्स है प्ले स्टोर पे। अब उसके अंदर से बेस्ट ऐप को चूज करना, बेस्ट तो नहीं पर ऑप्टिमल ऐप को चूज करना जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, जिसको आप इफेक्टिव वे से यूज कर सकते हो, उसे चूज करना वो डिफिकल्ट काम था। अब आपने उसको एक बार चूज कर लिया, चूज करने के साथ साथ यूज भी कर लिया, आपको पता लग गया कि आप जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कैसे पीडीएफ बनकर आपको मिलेगा, क्वालिटी क्या है पीडीएफ की। नेक्स्ट टाइम से हमेशा इसी पे पीडीएफ बनाओगे। ये तो नहीं है कि अगली बार आप दोबारा देखोगे कि प्ले स्टोर पे कोई नया ऐप तो नहीं आया, नया तो नहीं ढूंढोगे ना। क्यों नहीं ढूंढोगे? क्योंकि आपके पास पहले से उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, क्योंकि आप पहले उस सोल्यूशन को यूज कर चुके हो। आपको पता है कि इस सिचुएशन में मैं ये यूज कर सकता हूँ। अब वापस से आपको कोई रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपको एक पीडीएफ बनाना है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ऐप ओपन करोगे, ऐप के बाद पिक्चर्स क्लिक करोगे, पिक्चर्स क्लिक करने के बाद पीडीएफ को क्रिएट कर दोगे, क्रिएट हो गया। अब देखो, जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी पीडीएफ बनाने की, पहले बिफोर एंटर द जो पहले जो आपकी प्रॉब्लम थी वो आपने सोल्व की। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपको कितना टाइम लगा? पहले आपने किसी ना किसी से कंफर्म भी किया होगा कि कोई अच्छा सा पीडीएफ मेकर बता दो, नहीं। फिर आपने खुद सर्चिंग की यूट्यूब पे और गूगल पे, पता नहीं कितनी कितनी जगह आपने सर्च किया होगा एक पीडीएफ मेकर देखने के लिए, सर्च करने के लिए जो ऑप्टिमल हो, उसमें टाइम आपका लगा। फिर आपने एक दो को डाउनलोड भी किया होगा यूज़ करने के लिए, उसके अंदर से जो ऑप्टिमल लगा आपको कि हाँ ये सही है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये हैंड ऑन हो सकता है, तो आपने उसको यूज़ किया, उसका आउटपुट चेक किया, वो आपको सही लगा। अब देखो कितना ज़्यादा आपको ट्रैवर्स करना पड़ा, कितना ज़्यादा आपको टाइम लगा फर्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब वही प्रॉब्लम आपके पास कुछ टाइम बाद आएगी, तब आपने क्या कर लिया, उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम आने पे ये सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो प्रॉब्लम दोबारा आई, पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ आप उसने नॉर्मली बना दिया, जो काम करने में उसको 5-6 घंटे लग गए, हो सकता है पूरा दिन लग गया हो, ये हो सकता है ज़्यादा टाइम लग गया हो, वही काम उसने आप 10 मिनट में कर दिया। कितना टाइम बचा ना आपका? तो वही चीज़ वो कह रहा है, यही सब चीज़ें किस में आती है, टेक्निकल स्किल में आती है। अगर किसी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन पता है लॉजिकली, तो आप उसको बता सकते हो कि आप इसका सॉल्यूशन ये कर लो। बिजनेस में भी सेम प्रॉब्लम है, अगर आपको पता है कि इस बिजनेस में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है और इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है, दूसरों को नहीं पता, मैनेजर्स को, तो आप उन्हें बता सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो कि ऐसे ऐसे सर ये सोल्व हो सकती है प्रॉब्लम। और एनालिस्ट का तो मेन काम ही ये होता है प्रॉब्लम सोल्विंग करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना और प्रॉब्लम को सोल्व करना पुराने एक्सपीरियंस से। तो यही कह रहा है कि एनालिस्ट क्या होता है, कंटिन्यूस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या ऑर्गेनाइजेशन से। प्रोजेक्ट में कौन सी स्किल्स आ गई, टेक्निकल, और ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी स्किल्स आ गई, बिजनेस की, बिजनेस स्किल्स, दोनों स्किल्स आ गई। थर्ड वाली स्किल में लेवल एंड दैट पुट इनटू द एनालिटिक्स स्किल्स। अब वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, इतने सारे, अगर वो प्रॉब्लम एक दिन में सोल्व कर रहा है तो सोचो उसका माइंडसेट कितना ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, उसको कितने नए एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स को। अगर आज वो नई प्रॉब्लम्स पे अपना माइंड लगा रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसको वो माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस लगाएगा। नेक्स्ट टाइम वो माइंड नहीं लगाएगा, वो एक्सपीरियंस लगाएगा अपना कि मैंने ऐसे किया था, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई, अब मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या आता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आता है, ऑफ्टन एनालिस्ट नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इंटरपर्सनल का मतलब होता है कम्युनिकेशन की स्किल्स होना, कि हो सकता है उसको माइंड शार्प हो, बिजनेस की नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, एनालिटिक्स भी वो कर सकता है, लेकिन अगर उसको एक्सपीरियंस जो अपना बताना नहीं आ रहा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो खुद को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने माइंड को, तो वो क्या है, जो जितनी भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो सारी नेगलेक्ट हो जाएंगी, वो शो ही नहीं होंगी, क्योंकि वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा खुद को। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। 1-on-1
विद द यूजर एंड बिजनेस मैनेजर। हो सकता है कि एक एक टीम मेंबर्स के साथ, और किस किस के साथ होनी चाहिए, बिजनेस मैनेजर्स के साथ, प्रोग्रामर्स जो कोडिंग फेज में आते हैं उनके साथ, और जो बायर्स आएंगे, क्योंकि बिजनेस में तो बायर्स भी होंगे, बायर्स के साथ। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। एनालिस्ट मस्ट बी एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन लार्ज एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड टू राइट द रिपोर्ट। नॉट ओनली दे डू हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एबिलिटीज। वो क्या कहता है कि अगर वो प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, अपनी प्रेजेंटेशन में एक पीपीटी बनाना या कोई प्रेजेंटेशन बनाना और उसको सबके सामने रिप्रेजेंट करना, तो उससे क्या होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट में भी बिजनेस जैसी स्किल्स ही आ जाती हैं। बिजनेस करने में तो हम बायर से डील कर रहे हैं, मैनेजर्स क्या करेंगे, मैनेज करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, उनका भी सिमिलर काम ही होता है। एनालिस्ट ऑल्सो नीड टू मैनेज द पीपल्स with whom they work, and they must manage the pressure and risk associated with the under situation। वो क्या कह रहा है, एनालिस्ट क्या काम करेगा। अब एनालिस्ट क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है सब चीज़ को। अगर वो उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स को एनालाइज कर रहा है तो वो उसके लॉस को भी तो करेगा, रिस्क को भी तो करेगा, मैनेज भी करेगा और एनालाइज भी करेगा। सबसे पहले एनालाइज कर रहा है, फिर मैनेज कर रहा है। अब किसी ना किसी चीज़ को बनाने में, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में अगर बेनिफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली कि उसके अंदर रिस्क भी बहुत होगा। बेनिफिट हो रहा है तो रिस्क भी बहुत होगा। अब वो रिस्क किस किस को पता होगा, एक तो वो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरा सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, उनको गाइड करेगा, अपना एक्सपीरियंस लगाएगा, अगर पहले वो ऐसा कर चुका है तो। अगर नहीं है, नई प्रॉब्लम है, तो लॉजिकल माइंडसेट से उनको ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस देगा कि ऐसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, या रिस्क को या तो डिडक्ट किया जा सकता है या लूज किया जा सकता है, मतलब कम किया जाता है, डिक्रीज किया जा सकता है। रिस्क को भी और प्रेशर को भी मैनेज करने का काम किसका होता है, मैनेजर्स। एज ए मैनेजर्स की तरह कौन काम कर सकता है, सिस्टम एनालिस्ट। फिर आता है एथिकल क्वालिटीज। एथिकल क्वालिटीज में क्या आता है, एथिकल क्वालिटीज मीन्स जैसे दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना, ट्रस्टफुल बनकर रहना। एनालिस्ट मस्ट डील विद द फेयरली, ऑनेस्टली, एथिकली with other project team members, managers and the systems user. Analysts deal often with the confidential information that it shared to the other could have to harm. It is important for the analyst to maintain the confidence and trust with the other peoples. वो क्या कह रहे हैं, एक तो सबसे पहले एथिकल में यही चीज़ आ गई कि दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना, चाहे वो मैनेजर्स हो, आपसे अपर पोस्ट पर हो या आपसे लोअर पोस्ट पर पर्सन हो, जैसे टीम मेंबर जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं एज अ टीम मेंबर। और सबसे मेन इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर ये दे रहा है, वो क्या कह रहा है, सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, एनालाइज करता है, रिसर्च करता है ना, और ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस निकालता है। तो देखो कि एक पर्सन इतना सारा काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, उसके डेटाबेस में उसकी नॉलेज कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एक बिजनेस को लेके उसको कोना कोना तक पता होगा उस बिजनेस का, एक छोटे से छोटी बात उसको पता होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। अगर वो रिलायबल ना हो, ट्रस्टफुल ना हो, और हो सकता है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये सारी डिटेल दे दें, तो जिस भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा था उसके लिए तो वो हार्मफुल है, क्योंकि उसकी सारी डिटेल क्या हो रही है, लूज हो रही है, बाहर जा रही है दूसरी कंपनी के पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें रिलायबल रहना चाहिए अपने टीम मेंबर्स के लिए, अपने मैनेजर्स के लिए, या फिर जहाँ पर भी हम जॉब करें या किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में हमें सिर्फ रिलायबल रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक आज का, सिस्टम एनालिस्ट स्किल्स, कि सिस्टम एनालिस्ट में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अगर इस वीडियो को समझने में, इस टॉपिक को समझने में आपको कोई डाउट आता है या परेशानी आती है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।